के साथ बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर जो है आरजेडी खेमे से जुड़ी हुई है। बिहार एंट्री अलायंस की अगर बात करें तो इस अलायंस में अब तक सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय नहीं हो पाया है कि कांग्रेस कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, आरजेडी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, इसके साथ साथ वाम दल जो है वो कितने कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इसकी आधिकारिक घोषणा अब तक नहीं हो पाई है। लेकिन इस सब के बीच देखिए आरजेडी ने क्या किया है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। आरजेडी ने इस बीच कई प्रत्याशियों को सिंबल दे दिया है, जिसमें जो नाम सामने आए हैं वो नाम हम आपको एक एक करके दिखा रहे हैं। तो आरजेडी का गया सीट से लोकसभा उम्मीदवार जो है वो तय हो गया है। कई उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया गया है, जिसमें कुमार सरजीत हैं जो गया लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे और आरजेडी ने इन्हें सिंबल दे दिया है। कुमार सरजीत को आरजेडी का सिंबल मिल चुका है। 28 मार्च को कुमार सरजीत गया लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। कुमार सरजीत ने लालू प्रसाद और तेजस्वी को धन्यवाद भी दिया है। तो देखिए एक एक नाम हम बता रहे हैं। नवादा से आरजेडी ने जिनको सिंबल दिया है उनका नाम है विनोद यादव। इसके साथ साथ कुमार सरजीत जिनको आरजेडी ने गया से सिंबल दे दिया है और गया से जीतन राम मांझी के बीच और इनके बीच इनका मुकाबला होगा। और इसके साथ साथ अर्चना रविदास की अगर बात करें तो अर्चना रविदास जमुई से आरजेडी का उन्हें सिंबल मिला है। तो ये कुछ तस्वीर और ये कुछ प्रत्याशियों के नाम हैं जिनको सिंबल मिल चुका है। और इसके साथ साथ सुरेंद्र यादव जो जहानाबाद से आरजेडी के प्रत्याशी होंगे। अभय कुशवाहा का भी इसमें नाम शामिल है। अभय कुशवाहा औरंगाबाद से चुनाव मैदान में उतरेंगे, आरजेडी का सिंबल इन्हें मिल गया है। तो ये 5-6 ऐसे नाम हैं जिनको सिंबल आरजेडी की तरफ से दिया जा चुका है। सुरेंद्र यादव जहानाबाद से आरजेडी के प्रत्याशी होंगे, वहीं अर्चना रविदास को जमुई से आरजेडी का सिंबल मिल चुका है। सवाल यही है कि इस इंडी सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय नहीं हो पाया है, लेकिन इन सबके बीच आरजेडी ने इन प्रत्याशियों को सिंबल तक दे दिया है। अब सवाल है कि जो घटक दल है वो क्या इस पर करेंगे। तो ये आपको हम प्रत्याशियों की तस्वीर एक एक कर दिखा रहे हैं जिनको सिंबल दे दिया है आरजेडी ने। पहला नाम विनोद यादव जो नवादा से चुनावी मैदान में उतरेंगे। दूसरा जो नाम है वो अर्चना रविदास का भी है। अर्चना रविदास की अगर बात करें तो ये जमुई से आरजेडी के सिंबल पर चुनावी मैदान में है। कुमार सरजीत गया से चुनाव लड़ेंगे। अभय कुशवाहा को सिंबल मिल चुका है, औरंगाबाद से चुनावी मैदान में होंगे। इसके साथ सुरेंद्र यादव जहानाबाद से चुनावी मैदान में होंगे। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर और ये उन प्रत्याशियों के नाम है जो जिनको सिंबल मिल चुका है, जिसमें कुमार सरजीत गया चुनावी मैदान में होंगे और वो जीतन राम मांझी के खिलाफ ताल ठोकेंगे। औरंगाबाद सीट की अगर बात करें तो यहां भी अभय कुशवाहा होंगे। सुरेंद्र यादव जो जहानाबाद से चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो ये वो नाम हैं जिन नामों को सिंबल दिया जा चुका है, जिनको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है आरजेडी की तरफ से। लेकिन सवाल यही है कि आरजेडी और कांग्रेस वाम दलों के बीच अगर सीट शेयरिंग को लेकर के कोई फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है तो आरजेडी कितने कदम आखिर आगे बढ़ चुका है और वो आगे बढ़ करके इन प्रत्याशियों को सिंबल तक बांट चुका है। तो एक एक नाम आपको हम दिखा रहे हैं। रवि नारायण हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। रवि, इंट्री अलायंस में सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला अब तक तय नहीं हो पाया है। इस बीच खबर यह भी है कि अखिलेश सिंह भी पहुंचे लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के लिए कि कितनी कितनी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आरजेडी कितना कदम आगे बढ़ चुका है कि प्रत्याशियों को सिंबल तक दिया जा चुका है और इसमें एक नाम, दो नाम नहीं, करीब 6-6 नाम, 5-5 नाम जो है वो सामने आ चुके हैं। किस तरीके से इसको देखा जाए? जी बिल्कुल, देखिए राबड़ी आवास के सामने मैं खड़ा हूं और जो अखिलेश सिंह है प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, उनकी मुलाकात हो रही है लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव से। और सीट को लेकर के कहां से चुनाव लड़ने हैं, इन तमाम बातों पर चर्चा हो रही है। लेकिन आपको पता है कि जिस ढंग से बिहार के जो भी चुनाव रहे हैं, विधानसभा के चुनाव रहे हैं गठबंधन के रहते हुए, या फिर लोकसभा के चुनाव रहे हैं, जो ड्राइविंग सीट है उस पर आरजेडी हमेशा से खड़ी रही है। और माना यह जा रहा है कि जब आरजेडी से इस बारे में बात की जा रही है तो आरजेडी का कहना है कि पहले चरण में जहां पे जिन जिन सीटों पर चुनाव होना है, औरंगाबाद हो, जमुई का सीट हो, या फिर
आपके नवादा का सीट हो या फिर गया का सीट हो, इन चारों सीटों पर पहले सहमति जो है वो कांग्रेस के साथ मिलकर बन चुकी है कि यहाँ से राष्ट्रीय जनता दल ही चुनाव लड़ेगा। और यही कारण है कि आरजेडी ने चारों जगहों पर सिंबल जो है वो दे दिया है। आरजेडी कह रही है कि बाकी जगहों पर जहां जहां पे समस्या है उन सीटों को लेकर के बातचीत चल रही है, फॉर्मूला तय हो गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि घोषणा अभी होनी बाकी है। माना जा रहा था कि एक साथ मिल करके तमाम सीटों की पहले घोषणा होगी, उसके बाद सिंबल तय होगा। लेकिन यहाँ पे आरजेडी जो है वो हमेशा से ड्राइविंग सीट पर रहती है और वो तर्क दे रही है कि यहाँ पे चारों जगहों पर आरजेडी का उम्मीदवार तय होगा। ये सब चलिए, बिल्कुल रवि, आपके पास हम वापस लौटेंगे, लेकिन एक बार फिर से हम ड्रोन के जरिए उन प्रत्याशियों के नाम, उन प्रत्याशियों की स्थिति दिखाते हैं जो किन किन सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इंडी अलायंस में एक भी सीटों को लेकर के फॉर्मूला तय नहीं हो पाया, लेकिन इसके बावजूद देखिए आरजेडी ने इन प्रत्याशियों को सिंबल दे दिया है। अभय कुशवाहा है औरंगाबाद से जिनको सिंबल दिया जा चुका है। इसके अलावा कुमार सरजीत है जो गया से चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। सुरेंद्र यादव की अगर बात करें तो सुरेंद्र यादव जहानाबाद से चुनावी मैदान में होंगे। अभय कुशवाहा ये औरंगाबाद से चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो देखिए ये नाम हम आपको ड्रोन के जरिए दिखा रहे हैं। इसमें 5 प्रत्याशियों के नाम है जिनको आरजेडी ने सिंबल दे दिया है। और इसी सिंबल देने के बाद से अब जो हलचलें हैं वो तेज हो गई है, क्योंकि एक तरफ अखिलेश सिंह भी पहुंचे हुए हैं, रवि एस नारायण हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रवि, अब कांग्रेस को आखिर क्या मैसेज देने की कोशिश, क्योंकि बड़े भाई की भूमिका में आरजेडी लगातार ये बात कहता रहा है कि हम बड़े भाई की भूमिका विधानसभा चुनाव में भी होंगे, लोकसभा चुनाव में भी वैसी ही स्थिति नजर आ रही है। कई उपचुनाव में भी हमने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस को बिल्कुल दरकिनार आरजेडी ने किया। उसके बाद से कांग्रेस अकेले भी मैदान में उतरी। एक बार फिर से ऐसा ही कांग्रेस के साथ बर्ताव, कांग्रेस को क्या संदेश देने की कोशिश, और क्या लग रहा है कि कांग्रेस इन बातों को बड़ी सहजता से पचा पाएगी? जी देखिए, कांग्रेस बिहार में अगर देखें तो उस हालात में कभी नहीं रही है पिछले कुछ सालों में कि जहां पे वो आरजेडी से सामने सामने जो दो टुक है जो वो बात कर सके। क्योंकि कई बार पिछले अगर लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो पिछले लोकसभा चुनाव में आपको याद होगा कि वहां पे 11 सीट देने की बात कही गई थी और कहा गया था कि 11 सीट पे समझौता तय हो गया है। और कांग्रेस ने घोषणा तक कर दी थी कि 11 सीट हमें मिल गया है, ये बात हो चुकी है। लेकिन जब घोषणा हुई तो उसमें 9 सीटें उसे दी गई और कांग्रेस कुछ नहीं कह पाई। और वैसे ही चीज़ों को अगर देखें तो विधानसभा चुनाव में भी जो सीटें देने की बात होती है तो यहाँ पे कांग्रेस की ये स्थिति है कि आरजेडी जो तय करेगा उम्मीदवारों को लेकर के कहां से चुनाव लड़ना है कांग्रेस। चलिए बिल्कुल रवि, आपके पास एक बार फिर से लौटेंगे। देखिए इस बीच जो खबर सामने आ रही है कि अखिलेश सिंह पहुंचे हुए हैं, लालू आवास पहुंचे हुए हैं और सीट बंटवारे को लेकर के जो बातचीत है वो शुरू हुई है। लालू तेजस्वी से ये मुलाकात हो रही है, तो मुलाकात के जरिए इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश हो रही है कि आप कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बाकी जो वाम दल है उनके पास कितनी सीटें जाएगी। तो देखिए जो बार्गेनिंग है वो लगातार कांग्रेस करना चाह रही है, लेकिन इसके बावजूद आरजेडी इस मूड में नहीं है कि ज्यादा सीटें जो है वो कांग्रेस के खाते में दी जाए। और 2019 की बात करें तो कांग्रेस ने जिन सीटों पर चुनाव लड़ा था अधिकांश सीटों पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, बजाय किशनगंज की अगर बात करें तो। रवि, एक तरफ अखिलेश सिंह पहुंचे हुए हैं, अखिलेश सिंह बार बार बार्गेनिंग भी कर रहे हैं कि हमें जितनी सीटें चाहिए आप उतनी सीटें दीजिए, लेकिन आरजेडी भी इस मूड में नजर नहीं आ रहा है। और हालात भी देखिए, सिंबल दिए जा चुके हैं उम्मीदवारों को। देखिए इतना तो आप तय मानिए कि कांग्रेस यहाँ पे इस हालत में है ही नहीं कि वो बार्गेनिंग करे। और बातें जो हो रही है वो इस बात को लेकर के है कि कहाँ जो है उम्मीदवार कौन कौन लेने हैं। आपको बता दूं कि कांग्रेस सिर्फ सीटों पर नहीं बल्कि आरजेडी ये भी तय कर रही है कि यहाँ पे कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो कौन कौन होंगे, उस पर भी जो राजद की जो दखल है वो है। और ये मानती है, राजद का कहना है कि अगर तमाम 40 सीटों पर मजबूत उम्मीदवार देने हैं तो उम्मीदवारों का जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो भी उस पर भी बातचीत जो है आरजेडी कर रही है। तो यहाँ पे बार्गेनिंग करने की हालत नहीं है। कई ऐसे सीटें हैं जहाँ पे आपने देखा होगा कि औरंगाबाद सीट है जो पारंपरिक सीट रही है, कम से कम पिछले 30 सालों से जो है वहाँ पे कांग्रेस लड़ती रही है। लेकिन इस बार जो है आरजेडी ने वो सीट भी अपने हाथ में ले लिया, तो वहाँ से आरजेडी ने अपना सिंबल भी दे दिया। तो स्थितियाँ ये है कि इस बार तेजस्वी यादव की जो रणनीति है कि मजबूत उम्मीदवार जहाँ से भी आंकड़े जो हैं वो अगर कहते हैं कि यहाँ से किसी भी आरजेडी का हो या माले का हो या फिर कांग्रेस का हो, जो उम्मीदवार मजबूत लगेगा उसे जाकर के टिकट दिया जाएगा। और यहाँ पे नीतीश
कहें कि तेजस्वी यादव की जो है इस पूरे गठबंधन में चल रही है और यहाँ पे आरजेडी जो तय करेगी वही माना जाएगा। यहाँ पे अभी भी कोशिश की जा रही है कि 11 सीटें या कुछ मिले, लेकिन आरजेडी जो है 7 से 9 सीटों से ज़्यादा कांग्रेस को नहीं देना चाहती है। कुछ ऐसी 1-2 सीटें हैं जिस पर बातचीत चल रही है और खास करके मुकेश सहनी को लेकर के जो चर्चाएं चल रही थी कि मुकेश सहनी को शामिल करना है, किन शर्तों पर शामिल करना है। रवि, लेकिन इन जिन 5 सीटों की बात करें, 5 प्रत्याशियों की बात करें जिनको सिंबल दिया जा चुका है, क्या उन सीटों को लेकर के थोड़ी सी भी बातचीत, थोड़ी सी भी आहट क्या कांग्रेस को नहीं लगी? नहीं, यहाँ पे आपको बता दूं कि इन जो सीटों पर जो जी चलिए, बिल्कुल रवि, तो 5 सीटों पर आरजेडी ने अपने सिंबल इन प्रत्याशियों को दे दिए हैं, जिनके हम एक एक नाम आपको हम दिखा रहे हैं, चाहे वो गया की सीट हो, औरंगाबाद की सीट हो जाएगा जल्दी, 1-2 दिन में। बिना सीट शेयरिंग के अरे सब रास्ते पर है, चिंता मत। नहीं, बिना सीट शेयरिंग के कैंडिडेट दे रही है आरजेडी। कांग्रेस नहीं है, ये सही है अखिलेश जी। देखिए अखिलेश सिंह है और के लिए लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव से पहुंचे थे और उनका यह कहना है कि 1-2 दिनों में सीटों का बंटवारा हो जाएगा, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज है वो देखिए किस तरीके से थोड़ा दबा हुआ नजर आ रहा है, यानी कि नाराजगी क्या बढ़ती जा रही है, क्या थोड़ी सी दूरी जो है वो बढ़ती जा रही है, ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कह रहे हैं कि 1-2 दिनों का वक्त लगेगा। जो माना यह जा रहा था कि लगभग चीजें जो है वो फाइनल हो चुकी है और कई दौर का मंथन जो है वो किया गया है, लेकिन इसके बावजूद अगर लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचते हैं, तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचते हैं और अभी भी अगर अखिलेश सिंह ये कहते हैं कि अभी 1-2 दिनों का वक्त और लगेगा, यानी कि कई सीटों पर पेच है, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बार्गेनिंग लगातार करने की कोशिश जो है वो कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। और इस बीच ये भी है कि कहीं मुकेश सहनी अगर आते हैं तो उनको कहां एडजस्ट किया जाएगा। और देखिए इस बीच जीतन राम मांझी से जुड़ी हुई अब बड़ी खबर सामने आ रही है, उस खबर का भी पर भी बात कर लेते हैं। तो जीतन राम मांझी को लेकर की खबर यह सामने आ रही है कि गया से जीतन राम मांझी 28 मार्च को अपना नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। मांझी एनडीए उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन करेंगे। गया लोकसभा सीट पर जीतन राम मांझी और सरजीत आमने सामने होंगे, क्योंकि सरजीत को सिंबल आरजेडी दे चुका है और अब जीतन राम मांझी गया से चुनावी मैदान में है, अपना नॉमिनेशन भी वो फाइल करने वाले हैं। 28 मार्च को अपना नॉमिनेशन जीतन राम मांझी एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर फाइल करेंगे। सेंटर और देखिए इस लोकसभा चुनाव के समर में चिराग पासवान की पार्टी 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और इस बीच खबर यह सामने आ रही है कि जमुई सीट जिस पर चिराग पासवान सांसद हैं, उस सीट को लेकर के बड़ा बदलाव हुआ है। जमुई से अरुण भारती चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो एलजेपी-आर से अरुण भारती प्रत्याशी होंगे। और अरुण भारती की अगर बात करें तो ये चिराग पासवान के बहनोई हैं। 25 मार्च को नामांकन अरुण भारती करेंगे। चिराग की सीट से अरुण भारती चुनाव लड़ेंगे। तो जो जमुई की लोकसभा सीट जिस पर चिराग पासवान काबिज थे, अब इन सीटों पर बदलाव हुआ है। हाजीपुर से चिराग पासवान लड़ेंगे, तो सवाल ये था कि जमुई आखिर किसके पास जाता है, जमुई से कौन से कैंडिडेट चिराग पासवान उतारते हैं, कब पत्ते खोलेंगे। और अब ये बात भी सामने आ गई है कि वो अपने रिश्तेदार यानी कि अपने बहनोई को ही इस सीट पर उतारने जा रहे हैं और 25 मार्च को अरुण भारती अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। अरुण भारती चिराग के बहनोई जो जमुई सीट से चुनावी ताल ठोकेंगे। तो जमुई से अरुण भारती चुनाव लड़ेंगे, तो एक एक कर चिराग पासवान अपनी सीटों के कैंडिडेट्स की तस्वीर जो है वो साफ करते जा रहे हैं। और चिराग पासवान काफी एग्रेसिव भी इन सीटों को लेकर के नजर आ रहे हैं। इससे पहले ही तैयारियां उन्होंने शुरू कर दी थी। जो भी समीकरण सामने आ रहे हैं उस समीकरण को डील करने के लिए काफी एक्टिव नजर चिराग पासवान आ रहे हैं। और ऐसे में ही जो जमुई सीट है उस पर अब प्रत्याशी का नाम जो है वो सामने आ चुका है। चिराग के बहनोई अरुण भारती के रूप में जो 25 मार्च को अपना नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। और देखिए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बात कह दी न्यूज़ 18 के मंच पर
क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विपक्ष पर हमलावर नजर आ रहे हैं, लेकिन विपक्ष पर इस बार जब हमलावर नजर आ रहे थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन गालियों का भी जिक्र किया और कहा कि देखिए कैसे विपक्ष के नेताओं ने हमें एक से बढ़कर एक गालियां दी। मौका था न्यूज़ 18 के राइजिंग भारत समिट का, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है, सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड रख रही है, 25 साल का रोड मैप तैयार कर रहे हैं, लेकिन विरोधी नए कीर्तिमान बना रहे हैं। पीएम ने कहा कि विपक्ष की तरफ से उनको 104वीं गाली दी गई, उन्हें औरंगजेब कहा गया, मोदी की खोपड़ी उड़ाने का ऐलान किया गया। दरअसल शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना औरंगजेब से करते हुए विवादित बयान दे डाला, तो कोडरमा के आरजेडी नेता अवधेश सिंह यादव की पीएम मोदी को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसने क्या क्या कहा वो भी हम एक एक कर आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। औरंगजेब की संज्ञा उन्हें दी गई, लालू के परिवार वाले बयान का भी मोदी परिवार से जवाब दिया गया, और वहीं राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान को भी पीएम ने हथियार बनाया। तो जिन जिन शब्दों का इस्तेमाल विपक्ष ने किया है, उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल, उन्हीं वाक्यों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया और उसका चुनावी फायदा भी मिला है। वो भी नए कीर्तिमान बना रहे हैं। आज ही उन्होंने मोदी को 104वीं गाली दी है। औरंगजेब कहकर नवाजा गया है, मोदी की खोपड़ी उड़ाने का ऐलान किया गया है। इन सब पॉजिटिव नेगेटिव बातों के बीच दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन जारी है। तो देखिए संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना औरंगजेब से कर दी। दूसरी तरफ आरजेडी नेता अवधेश सिंह यादव की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि खोपड़ी उड़ा देना चाहिए, और उस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल जो है वो हो रहा है। किसने क्या कुछ कहा है वो वीडियो में देखिए। महाराष्ट्रात शिवाजी महाराज जन्माला आले आणि औरंगजेबाचा जन्म गुजरातमध्ये झाला। इथे मोदी जन्माला आले, त्याच्या बाजूला दाहोद नावाचं गाव आहे, तिथे औरंगजेब जन्माला आला आणि म्हणून ही औरंगजेबी वृत्ती गुजरात आणि दिल्लीतून या महाराष्ट्रावर चाल करून येते आहे आणि शिवसेनेच्या विरोधामध्ये आमच्या स्वाभिमानाच्या विरोधात। देश के किसान अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, उन पर गोली चलाया जा रहा है, और हम अगर मोदी के खोपड़ी में गोली मार दे तो इसको गलत कहा जाएगा क्या? चाहे वो औरंगजेब की तुलना वाला बयान हो या फिर खोपड़ी उड़ाने वाली बात हो, इस पर गिरिराज सिंह ने पलटवार किया और कहा है कि ऐसे जो नेता हैं, ऐसे जो दल हैं, उनके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए। सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बड़ा चेहरा है, संत है, और उनके खिलाफ ऐसी बातों का इस्तेमाल किया जाता है। मोदी जी को गाली देने का काम जब जब हुआ है जनता उसका जवाब दी है। ये कौन सा लोकतंत्र है कि मोदी को औरंगजेब बताएं, मोदी को खोपड़ी में गोली मार देंगे, आरजेडी के विधायक कहते हैं। आने वाले चुनाव में मोदी को खोपड़ी में गोली मारने वालों को भी जवाब देगी झारखंड और बिहार और देश में, और औरंगजेब बताने वालों को औरंगजेब बताने वाले औरंगजेब के साथ खड़े। और देखिए न्यूज़ 18 के राइजिंग भारत कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से भ्रष्टाचार पर वार किया है, और इस भ्रष्टाचार के वार के बाद से जो सियासी हलचल है वो भी तेज हो गई है, क्योंकि विपक्ष को ये भ्रष्टाचार वाला वार जो है वो बर्दाश्त नहीं होता है। ऐसे में कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई, वो प्रतिक्रियाएं आपको सुनाते हैं। खुला खेल फरुक्काबादी नहीं चलेगा, चाहे बिल बिलाते रहो चाहे मिमी आते रहो। ईडी सीबीआई अपना काम करेगी। अब प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है ये 14 के बाद वाला भारत नहीं है। उनके नेतृत्व में सारी एजेंसीज को छूट है, और इसीलिए देखिए भागम भाग मची हुई है। भाग राहुल भाग, भाग प्रियंका भाग, भाग लालू भाग, भाग केजू भाग, भाग ममता भाग, कितना भागोगे? जब से मोदी जी ने देश की सत्ता संभाली है तब से भ्रष्टाचारियों पर जमकर कार्रवाई हुई है। आज ऐसे मामले कम सुनने को मिलते हैं। नीतीश कुमार जी ने भी बिहार का कायाकल्प ऐसे ही किया है। करप्शन के साथ नो कॉम्प्रोमाइज की नीति।
एक से एक बड़े भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। भ्रष्टाचार पर जब भारतीय जनता पार्टी बात करती है, मोदी जी जब बात करते हैं, तो उनको समझाना चाहिए कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी अजित पवार पर आरोप लगा रहे थे कि 70,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया, आज वो उनके साथ उप मुख्यमंत्री हैं। भ्रष्टाचार तो भारतीय जनता पार्टी के बी में है। शिक्षक के नियुक्ति पेपर लीक कांड मामले को लेकर के यूयू लगातार एक्शन में नजर आ रहा है और इस बीच जो तीनों आरोपी हैं जिनसे पूछताछ लगातार की जा रही है, खबर यह है कि आज से लेकर के कल शाम तक ये जो पूछताछ है वो चलती रहेगी और इससे पहले भी दबिश देने की पूरी कोशिश हुई है और एक जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश ईओयू की टीम करेगी। अमित कुमार हमारे संवाददाता है, पूरी खबर पर जानकारी दे रहे हैं। TRE 3 पेपर लीक कांड मामले में ईओयू की एसआईटी की लगातार अनुसंधान जो है वो जारी है और बताते चले कि एसआईटी जो है वो लगातार अलग अलग ठिकानों पर जो है वो छापेमारी कर रही है और इस बीच ईओयू ने इस मामले में जो 3 अभियुक्त हैं उन्हें 2 दिनों के लिए रिमांड पे लिया है। विशाल कुमार चौरसिया हैं, अभिषेक कुमार हैं और विक्की कुमार हैं। इन तीनों 2 दिनों के लिए रिमांड पे ईओयू ने लिया है और आज से ईओयू जो है वो पूछताछ करेगी इन तीनों से। सवालों की बड़ी फहरिस्त भी जो है वो ईओयू ने तैयार कर रखा है। आर्थिक अपराध इकाई के जो सूत्र हैं हमारे, उनसे जो जानकारी मिली है कि विशाल ने ही कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक होने की बात की जानकारी जो है वो आर्थिक अपराध इकाई को गिरफ्तारी के समय दी थी। अब आज ईओयू इस प्रश्न का जवाब इन तीनों से हासिल करना चाहेगी कि सोलोवर गिरोह के इस बात की जानकारी जो है वो किसने दी कि शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक जो है वो कोलकाता से किया जा सकता है। कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस में ये क्वेश्चन जो है वो छपने के लिए गया है और वहाँ किन किन लोगों से संपर्क कर प्रश्न पत्र लीक कराया गया है, इसकी जानकारी, इसका सवाल का जवाब जो है वो आर्थिक अपराध इकाई जो है वो खंगालना चाहेगी इन तीनों से और इसमें परीक्षा संचालन से जुड़े कौन सा शख्स शामिल है उसकी तलाश भी ईओयू कर रही है। बताते चले कि आर्थिक अपराध इकाई जो है वो लगातार एसआईटी की जो टीम है वो साइबर एसपी के नेतृत्व में जो गठित की गई है 8 सदस्यीय टीम, वो लगातार इस मामले का अनुसंधान कर रही है और उसी के तहत इन तीनों को जो है 48 घंटे के लिए रिमांड पे लिया गया है और आज इन तीनों से पूछताछ किया जाएगा। तमाम जानकारी जो हासिल करना चाहती है आर्थिक अपराध इकाई वो आज से करना शुरू करेगी अगले 48 घंटे के लिए। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और देखिए, बिहार के शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने एक और नया फरमान जारी कर दिया है, जो फरमान अब शिक्षकों की मुसीबतें बढ़ाने वाला है और इस फरमान को लेकर के आक्रोश भी शिक्षक संघ में देखने को मिल रहा है। बता दें कि शिक्षा विभाग का फरमान ये सामने आया है कि 25 से 30 मार्च तक शिक्षकों को ट्रेनिंग लेनी है, तो होली का मौका है और इस होली के त्योहार के दौरान शिक्षकों को ट्रेनिंग लेने का फरमान जो है वो जारी किया गया है। बता दें कि बिहार के 19,200 शिक्षक को ट्रेनिंग लेनी है। के पाठक के निर्देश पर शेड्यूल भी जारी हुआ है। बिहार सरकार के द्वारा 25 से लेकर के 30 मार्च तक बिहार के 78 प्रशिक्षण संस्थानों में हजारों की संख्या में शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण का समय निर्धारित किया गया है और ज्ञातव्य है कि 26 और 27 मार्च को बिहार के सरकारी विद्यालयों में होली का अवकाश पूर्व से निर्धारित है। विभाग जानबूझ करके हिंदू पर्व त्योहार के दौरान लगातार इस प्रकार का आदेश निकाल रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आखिर हम किस देश में, किस राज्य में जी रहे हैं? क्या इस बिहार में शिक्षकों का कोई अधिकार नहीं है? क्या हम लोकतंत्र के हिस्सा नहीं हैं? आखिर किस परिस्थिति में होली के दिन छुट्टी रद्द करके शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है? क्या शिक्षक उनका परिवार नहीं है? क्या शिक्षकों के बच्चे नहीं हैं? और चलिए, न्यूज रूम लाइव में इतना ही। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।